नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट डॉक्टर रिजवान अहमद ने पूरी तरीके से गदर काट दिया। इतने दिन तक मैं सुप्रीम कोर्ट को कवर किया हूं, मैंने कभी भी इतना जबरदस्त लॉजिक और उस लॉजिक के सामने जज साहब भी सोचने को मजबूर हो जाएं कि भैया ये वाला पॉइंट तो सोचा ही नहीं गया था, और एकदम भौचक रह गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत बहुत अच्छे वकील रहे, बहुत अच्छे जज भी, लेकिन जब रिजवान अहमद ने क्वेश्चन करना शुरू किया और एडवोकेट सोलंकी ने क्वेश्चन करना शुरू किया, तो फिर जवाब नहीं सूझा सुप्रीम कोर्ट को भी। अल्ले बल्ले दल्ले पल्ले यही सब होता रहा। नहीं ऐसे हो जाना चाहिए, नहीं वैसे हो जाना चाहिए। हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। और एक चीज और बता दूं, सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपिके के ऊपर सिलीगुड़ी के एक साइबर थाने में 0 एफआईआर दर्ज की गई है। 0 एफआईआर का मतलब होता है एफआईआर दर्ज कर ली जाए देश के किसी भी कोने में और संबंधित थाने को ट्रांसफर कर दिया जाए। एफआईआर भी दर्ज हुई है बड़ी जबरदस्त चीज में, और वह भी पॉइंट अब तक नहीं उठा था। और ये जब से ये सारी चीजें उठनी शुरू हुई है, राष्ट्रवादी वकील जब से आए हैं फ्रंट पे, तब से ये सीजेपी और सीजेपी के जो कर्ता धर्ता हैं, इनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। ये जितनी बकवास कर रहे हैं मीडिया में, ये सबकी भरपाई करेंगे, इस बात को आप समझ लीजिएगा। तो रिजवान अहमद ने कह क्या दिया, कर क्या दिया, आप लोगों ने देखा होगा। यूट्यूब पे इनका चैनल है फेस टू फेस। बड़ी खरी खरी बात करते हैं, राष्ट्रवादी व्यक्ति, मुस्लिम है लेकिन राष्ट्रवादी है, पक्के वाले राष्ट्रवादी है। तो आइए चलते हैं, बड़ा मजेदार है, पूरा वीडियो देखिएगा तब समझ में आएगा कि क्या है। रिजवान अहमद ने कहा कि कल को जेन अल्फा, जेन बीटा, जेन गामा कोई भी आ जाएगा साहब, और जिस तरीके से आप लोगों ने छोड़ दिया है, माफ कर दिया है, तो फिर कानून कहां है। रिजवान अहमद ने कहा कि सरकार की कोई मजबूरी हो सकती है माफ करने की, लेकिन कानून नहीं किसी को माफ करता है। आप कानून का राज स्थापित करिए। आप सुप्रीम कोर्ट है, आप इसीलिए बैठे हुए मिला। सुप्रीम कोर्ट जो 20 जुलाई को जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस वापस लेने की मांग का विरोध। रिजवान अहमद ने कहा कि ये जो ऑर्डर दिया गया है केस वापस लेने वाला, मैं इसका विरोध करता हूं। केस वापस नहीं होना चाहिए। अगर केस वापस हो गया तब तो कोई कहीं भी आएगा, प्रोटेस्ट करेगा, दंगा करेगा, फसाद करेगा, और इसी कानून के बल पे, इसी सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के बल पे, इसी सुप्रीम कोर्ट के सजेशन के बल पे वो छूट करके चला जाएगा। आप कैसे रोक लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल रिजवान अहमद ने उठाया कि वो किसी हाईवे को रोकने नहीं जा रहे थे। पीसफुल प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे हो रहा था, संसद करने क्या जा रहे थे। अगर 500 प्रदर्शनकारी संसद के अंदर घुस जाते और कुछ हो जाता तो इस लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा कैसे होती। मैं वकील होता तो एक शब्द और जोड़ता। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट की तरह ही इसी तरीके से 1000 प्रोटेस्टर चले जाते, क्योंकि चीफ जस्टिस को यह बात याद रखनी चाहिए, चाहे आपने किसी भी मंशा से कहा हो, काकरोच सब आपके यहां से निकल करके आया है? लेकिन क्या दलील दी है रिजवान भाई ने। आहा, मस्त, मजा आ गया एकदम। जैसे एक पॉइंट को अगर छोड़ दिया जाए तो जबरदस्त, मतलब इतना बढ़िया तो कोई बोला ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, कोई अभिषेक मनु सिंघवी, कोई कपिल सिब्बल, कोई भी, कितने भी बड़े बड़े वकील हैं, पानी मांग गए सुप्रीम कोर्ट में, पानी, जवाब नहीं था उनके पास है? क्या कहा उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भले ही कुछ गुमराह लोगों ने पत्थरबाजी की हो, लेकिन युवाओं को शांत करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कहा
कि युवाओं को शांत करने की जरूरत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को कोई भी आक्रामक रवैया खराब कर सकता है, स्थिति हिंसा को बढ़ा सकता है। याचिकाकर्ता ने चेतावनी दी। याचिकाकर्ता ने कहा कि कल जनरेशन अल्फा, बीटा, डेल्टा आएंगे। उन्होंने जेनजी के छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले वापस लेने के किसी भी राजनीतिक फैसले का विरोध करते हुए कहा कि ऐसा करने से भविष्य में आंदोलन के लिए खतरनाक मिसाल कायम होगी। फिर क्या कहा उन्होंने? सोलंकी साहब भी थे इनके साथ। मनीष सोलंकी की ओर से दायर याचिका में विरोध प्रदर्शन के आयोजकों को जवाबदेही तय करने की मांग की गई। एडवोकेट मनीष सोलंकी की ओर से दायर याचिका में रिजवान अहमद चूंकि इसको प्रेजेंट कर रहे थे, यह कहा गया कि आयोजकों की जवाबदेही कहां है? आपने सरकार की जवाबदेही तय कर दी, आपने पुलिस की जवाबदेही तय कर दी, आपने सबकी जवाबदेही तय कर दी। आयोजकों ने दिल्ली पुलिस को 22 पॉइंट का 6 पन्ने का अंडरटेकिंग दिया था कि हम इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जब आप कोई भी धरना प्रदर्शन आयोजित करते हैं तो आप पुलिस को अंडरटेकिंग देते हैं कि इतने लोग धरना प्रदर्शन में आएंगे, पीसफुल होगा प्रोटेस्ट, कोई भी देश विरोधी गतिविधि नहीं होगी वहां पे, कोई भी हिंसा नहीं होगी वहां पे। उस अंडरटेकिंग का क्या हुआ? यानी कि मतलब पुलिस से जो परमिशन ली गई उस अंडरटेकिंग का कोई मतलब नहीं मिला। तो जब कोई मतलब नहीं तो अंडरटेकिंग दिया क्यों जाए? याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील रिजवान अहमद ने, मनीष कुमार सोलंकी एडवोकेट नहीं है, बेसिकली इनके तरफ से याचिका लगी थी। रिजवान अहमद साहब जो थे प्रेजेंट कर रहे थे, जो वकील है, उन्होंने कहा कि यह विरोध मंत्री पुलिस की जवाबदेही के बारे में था। हम यह मानते हैं कि 15 दिन बीत चुके हैं, आयोजकों की जवाबदेही का क्या? वे एक चैनल से दूसरे चैनल पर जाकर के भड़काऊ बयान दे रहे हैं, आग बुझाने से इनकार कर रहे हैं। यह भी कहा रिजवान अहमद ने कि माय लॉर्ड, वो आग बुझा नहीं रहे हैं, उनकी जवाबदेही तय नहीं की गई। वो अलग अलग चैनल पर बैठ करके भड़का रहे हैं। भड़का, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, इस्तीफा हो गया, सब कुछ बढ़िया है। अमन ने कहा कि कानून के तहत किसी भी सभा के दौरान होने वाली किसी भी अप्रिय घटना के लिए आयोजक को जिम्मेदार ठहराया जाता है। उन्होंने कहा मिला, आयोजक को जिम्मेदार ठहराया जाता है कहीं पे भी अप्रिय घटना होती किसी सभा के दौरान। तो अमन ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों को केस वापस लेने की मांग मान ली और चेतावनी दी, मांग मान ली है और चेतावनी दी कि एक खतरनाक मिसाल पेश होगी। कहा कि सब कुछ ठीक है। रिजवान अहमद ने, हो सकता है सरकार की कोई मजबूरी हो, कानून की क्या मजबूरी है? कानून तो अपना काम करेगा ना। अगर सरकार एफआईआर कर दे तब तो कानून आएगा ना बीच में। अगर गलत होगा केस चलेगा ना, केस लड़ा जाएगा ना। तो सरकार अगर वापस ले रही है तो कानून को तो अपना काम करना चाहिए, सरकार को जो माना है वो करे। उन्होंने कहा कि अभी राजस्थान में भी इसी तरीके से एक प्रोटेस्ट हुआ, कानून व्यवस्था वहां पे बिगड़ी, एक छात्र की मौत हो गई। तो फिर तो कहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी नहीं। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने सरकार पे और पुलिस पर डाल करके काम खत्म कर दिया। साथ के साथ रिजवान अहमद ने कहा कि पत्थरबाजों को बिना सजा के कैसे छोड़ दिया गया। यही नहीं, रिजवान अहमद ने एक बार और कहा कि जो नाबालिग हैं कम से कम उनसे कम्युनिटी का तो कुछ काम करा लिया जाए, मंदिर की सफाई करा ली जाए, कहीं सरकारी सार्वजनिक जगह पे कुछ उनको पनिश किया जाए ताकि उनको इस बात का तो एहसास रहे। आपने सबको छोड़ दिया। उन्होंने जोर दे करके कहा कि सरकार मुश्किल स्थिति में फंस गई थी, सब कुछ ठीक है, लेकिन कानून अपना काम अगर नहीं करेगा तो आगे इस तरीके की नजीर पेश होगी, फिर इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। क्या इसी तरह शंभू बॉर्डर पे हुआ, इसी तरह हर जगह हुआ, कहीं कुछ हो ही नहीं रहा साहब। उन्होंने कहा कि शाहीन बाग में लोग संसद आएंगे। अगर 500 लोग संसद में घुस जाते तो कौन जानता किसके पास देसी बम है, क्या है, कैसी चीजें हैं। संसद की सुरक्षा व्यवस्था 500 लोगों को संभालने के लिए नहीं बनी है, यह एक बहुत ही आधुनिक सुरक्षा बल है। अगर संसद में घुसते वक्त
गोली चल जाती और सुरक्षा बल गोली चला देते तो मिलाड क्या होता? अब जवाब हो तो दें, क्या जवाब दिया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई, उन लोगों की पहचान करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई जिसमें कथित जो जुलाई में प्रदर्शन हुआ और उसमें जो कुछ हिंसा हुई उसको लेकर। इसमें रिजवान अहमद ने एक बात और महत्वपूर्ण कही। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी और सुरक्षा कर्मी के खिलाफ अपमानजनक और मानहानि वाली भाषा का इस्तेमाल किया गया। उनकी मोरालिटी का क्या होगा? उनका मोरल कैसे आगे बढ़ेगा? फिर तो पुलिस इस तरीके के प्रदर्शन में अपने आप को पीछे कर लेगी। फिर क्या होगा? हालांकि उन्होंने गुजारिश की कि कम्युनिटी सर्विस करवाया जाए, कम से कम लोगों को कुछ तो सजा दी जाए उनको। अब आप कहता सुप्रीम कोर्ट, जज साहब ने कहा कि नहीं, बच्चों पे सख्ती नहीं करनी चाहिए थी, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। रिजवान अहमद ने कहा कि सब कुछ ठीक है सर। एक बात बताइए, फिर तो 500 लोग कहीं भी घुस जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे प्रोटेस्ट के नाम पे, फिर आप वहां कैसे रोकेंगे? और एकदम सही बात कही रिजवान अहमद ने। दूसरे तरफ देखिए, दीपिका का एक वीडियो था, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें वो कह रहा है कि 12 साल की लड़की को मारा गया और उसके साथ ये किया गया, उसके साथ वो किया गया। जानते हैं, एक एडवोकेट है रिंकी चटर्जी सिंह, आसाम की, उन्होंने सिलीगुड़ी थाने में 0 एफआईआर दर्ज करा दिया और मांग की है कि पास्को के अंतर्गत, पास्को एक्ट का जो बीएनएस की धारा 153 है, उसके एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाए। अब सवाल यह उठता है कि माइनर को 15 साल की लड़की, अब हो रहा है ना मीडिया, 15 साल की लड़की को सबने डरा दिया, 15 साल की लड़की को सबने डरा दिया। लॉ पढ़ के आना चाहिए, मैं डे वन से कह रहा हूं। 12 साल और 15 साल के बच्चों को आंदोलन के अंदर घुसने कैसे दिया गया, जबकि इस देश में राजनीतिक या मताधिकार प्रयोग करने की उम्र 18 साल है। यानी यह माना जाता है कि बच्चा फैसला लेने लायक 18 साल की उम्र में होता है स्वयं से। भाई साहब, 12 साल 15 साल के बच्चों को प्रोटेस्ट में कैसे घुसने दिया गया? आपको पता होगा कि स्पोर्ट्स में भी एक रूल है कि अगर 15 साल से कम उम्र का बच्चा कोई स्पोर्ट्स खेलता है तो उसके साथ उसके माता पिता होते हैं, इवन उसके लिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था की जाती है। ये सीजेपी के आंदोलन में 12 साल और 15 साल के बच्चों को परमिशन किसने दी घुसने की? ये भी आयोजकों की जिम्मेदारी है। और ने इस पे बयान दिया था, उसी वीडियो को कोट करते हुए इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है अभिजीत दीपके के ऊपर, सौरभ दास के ऊपर। साथ के साथ यह भी कहा है कि नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल, विदेशी फंडिंग, देश विरोधी गतिविधि, डीप स्टेट के इशारे पर सरकार गिराने की साजिश रचने जैसे सनसनीखेज दावे भी किए हैं। पास्को एक्ट बीएनएस के तहत कार्रवाई हो। उनका कहना है कि अभिजीत दीपिके ने हाल में ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके प्रधानमंत्री से सार्वजनिक माफी की मांग की थी। आयोजक का दावा था कि पुलिस लाठीचार्ज में 12 साल की नाबालिग लड़की को निशाना बनाया गया, उसके कपड़े फाटे गए, उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ। इस बयान पर कड़ा एतराज जताते हुए एडवोकेट सिंह ने तीखे सवाल उठाए। कानूनी भाषा में 12 साल के बच्चे को डोली स्केप यानी अपराध या राजनीतिक समझने में असमर्थ माना जाता। सवाल यह है कि देर रात 12 बजे जंतर मंतर जैसे संवेदनशील और हिंसक माहौल में 12 साल की बच्ची को किसने प्रवेश दिया? बताओ बेटा, आप चलो। है? अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो सीधे तौर पर आंदोलन के आयोजक जिम्मेदार हैं, जो अपने व्यक्तिगत एवं राजनीतिक एजेंडे के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर रहा था। खेल में बहुत मजा आने वाला है गुरु। इसको भी डिफेंड नहीं कर पाएंगे कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह भी नहीं डिफेंड कर सकते। थेथरोलॉजी कुछ भी बतिया लेंगे, डिफेंड नहीं कर सकते इसको, है ना। इस प्रकार पुलिस जो बीएनएस की धारा 153, पॉस्को एक्ट की धारा 13, 14, 15, ये सब चीज है जो उसके तहत
कार्रवाई करने की पूरी मांग की गई है। उन्होंने बहुत सारी चीजें इसमें कही हैं, ठीक है। एक बात उन्होंने और कही, उन्होंने दावा किया कि अभिजीत दीपके एक निम्न वर्गीय परिवार से आता, अमेरिका में पढ़ाई करने कैसे गया। आयोजक सौरभ दास 11,000 स्क्वायर फीट के फ्लैट का में रहता है, जिसका मासिक किराया 10 लाख रुपए, उसके पास ये पैसा कहां से आता है। सब सारी चीजों की जांच होनी चाहिए। अब बताओ भैया, ये दो जबरदस्त काम हुए अब तक जितने भी कुछ हुआ था, और रिजवान अहमद ने जो कुछ कहा है कोर्ट के अंदर, कोर्ट में भूचाल तो मचा है गुरु। समझ में नहीं आ रहा इसका जवाब कैसे दे। बिल्कुल ठीक बात है। सरकार अगर माफ कर सकती है तो सरकार तो बहुत कुछ माफ कर देगी, तो क्या सब कुछ सुप्रीम कोर्ट मान लेगा? नहीं मानेगा ना। इसको कैसे मान लिया? रिजवान अहमद का बहुत सिंपल सा कहना है, कानून को किस बात का डर है? अब जवाब दीजिए। तो बहुत सारे लोग इस समय जुड़े हुए हैं, सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। अगर आपको एनालिसिस कंटेंट फैक्ट्स पसंद आता है इस चैनल का, तो चैनल को डोनेट और कंट्रीब्यूट करते रहिएगा। उसके लिए फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और रिजवान साहब को चलो, जय श्री राम।